नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस और ट्रंप पर साधा निशाना। बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ लोगों के पेट में हो रहा है दर्द। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी। ऑपरेशन अकल में मिली बड़ी कामयाबी। कुलगांव में 3 आतंकी हुए ढेर। चुनाव आयोग पर राहुल और तेजस्वी का बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले, लोकसभा चुनाव 2024 में हुई धांधली, मेरे पास है सबूत। रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें। 2008 के लैंड डील मामले में कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 28 अगस्त को होगी सुनवाई। पत्रकारों पर भड़के तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी। दिया विवादित बयान। बोले, मन करता है ऐसे पत्रकारों को थप्पड़ जड़ दूं। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो भारत पर वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश में कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस और उनके चेले दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। वहीं टैरिफ को लेकर पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि भारत को अपने हितों को लेकर सजग रहना सीखना होगा। दुनिया के कई देश आर्थिक आशंकाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सभी देश अपने अपने हितों को लेकर सजग हैं। पीएम मोदी ने काशी से जो संदेश दिया वो किसके लिए? देखिए, दोनों के लिए है और दोनों में से एक वर्ग के लिए है। मतलब एक वर्ग वो है जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाता है, यानी वो भारत के अंदर भी हो सकता है, भारत के बाहर भी हो सकता है, और है भी भारत के अंदर और भारत के बाहर भी है। भारत के अंदर विपक्ष में बैठी वो कुछ पार्टियां हैं जो कि विदेशों से सहयोग लेकर सत्ता पलट, तख्ता पलट की कोशिश में लगी रहती है, जिसका नेतृत्व अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थानों पर सवाल ऐसे उठा रहे हैं जैसे कि 2014 से पहले और 2014 के बाद में संवैधानिक संस्थानों के स्टेटस में इतने समस्या हो गई है। वो तो ये भी कह रहे हैं 2014 के चुनाव पर भी हमें शक था, तो उस समय सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की थी? सरकार तो आप ही की थी। आप ही की सरकार के नेतृत्व में चुनाव हुए थे और आप ही की सरकार के समय चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई थी जब 2014 में चुनाव हुआ था। तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो ये एक कंफ्यूज कैरेक्टर है और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग जिसको ऑपरेशन सिंदूर से दर्द हो रहा है, उनका इलाज संभव है और उसको इलाज किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जैसा लोग जो भारत से बाहर भी है लेकिन भारत के खिलाफ एक एजेंडा से संचालित हो रहा है, एजेंडा चला रहा है, उन लोगों को भी ये संभल जाना चाहिए और भारत को भी ये सोचना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, सचेत होना चाहिए कि बाहर में बैठे हुए कुछ लोग और कुछ देश वे हमेशा से भारत को कमजोर करने की कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप बोलता है भारत डेड इकोनॉमी है। ये डेड इकोनॉमी जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, कुछ समय में ये तीसरी से पहली बन जाएगी, अमेरिका पीछे आ जाएगा और उसको डेड इकोनॉमी कह के ये भारत की मोरालिटी को ये किसी तरीके से इसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है। ये भारत को तोड़ने की कोशिश अंदर से कर रहा है। लेकिन जब मोदी और पुतिन मिल रहे हैं तो उससे भी ट्रंप को समस्या हो रही है कि भारत और रूस के बीच इतने बेहतर संबंध कैसे हो सकते हैं, जबकि रूस और अमेरिका के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि अमेरिका को अपने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को भेजना पड़ा। और ऐसी स्थितियों में भारत और रूस इतना नजदीक है, भारत रूस से तेल और गैस खरीद रहा है, तो दर्द तो राहुल गांधी को इधर
और ट्रंप को उधर और शहबाज शरीफ को तीसरे तरफ और जिनपिंग को चौथे तरफ। तो इन लोगों में एक सामान्य संबंध दिखता है कि वो लोग जो बाहर में बैठे हैं वो भी भारत के खिलाफ हैं और देश के अंदर जो बैठा है वो भी भारत के खिलाफ ही बात कर रहा है। मतलब ये एंटी इंडिया गैंग है जिसे एक साथ प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संकेत दिया है कि अभी तुम भी सचेत हो जाओ, नहीं तो भारत वो देश है जैसे आगे बढ़ रहा है आगे तुम सबको कुचल कर रख देगा। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके दुश्मनों को चेतावनी दी तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ठिकाने लगाने का अभियान भी जारी है। आज जम्मू कश्मीर के कुलगांव के अखल जंगल में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तौयबा के एक और आतंकी को ढेर किया, उसका शव भी बरामद कर लिया गया। आतंकी की पहचान पुलवामा के हारिस नजीर डार के रूप में की गई। हारिस उन 14 लोकल आतंकवादियों की लिस्ट में था जिनके पास सरकार ने पहलगांव अटैक के बाद उनके नाम जारी किए थे। हारिस के पास से AK-47 राइफल, मैगजीन और ग्रेनेड और गोला बारूद भी बरामद हुआ। इससे पहले सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत लश्कर-ए-तौयबा के 3 आतंकियों को मारा था, जिनमें पहलगांव हमले का मास्टरमाइंड मूसा भी मारा गया था। सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी, देखिए कामयाबी मिलती रहेगी क्योंकि इसी कामयाबी से दूसरे लोगों को चिढ़ पैदा हो रहा है। ये सवाल तो उठे थे कि संसद में चर्चा हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की, उधर कश्मीर में आतंकी मारा जा रहा है, इस टाइमिंग को लेकर शक पैदा होता है। तो अब भी शक पैदा हो जाए, अब भी ये बोलो। और उससे पहले भी जो सर्च अभियान जम्मू कश्मीर में चल रहा था, जिसमें जम्मू कश्मीर में वो गद्दार गैंग के खिलाफ भी एक्शन हो रहा था, जिसमें कई एक्शन हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बार बार बताया कि हमने 300 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ वारंट जारी करवाया, पूछताछ की है और कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई है, जो ये लोकल नेटवर्क काम करता है पाकिस्तान के ISI के साथ मिलकर। और यहां विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां कहती है नहीं नहीं, ये सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। कांग्रेस के कुछ दिग्भ्रमित युवा नेता नेत्री कहते हैं कि देखो ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था और उस तमाशे का ही नतीजा दिख रहा है कि सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज व्यवस्थाएं बदल चुकी है और उस बदली हुई व्यवस्था के खिलाफ पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और हम उसकी कॉन्स्पिरेसी को तोड़ने के लिए उन आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, जिसका सपोर्ट देश के अंदर से भी मिल रहा है और देश के बाहर पाकिस्तान से भी मिल रहा है। तो ये कश्मीर के अंदर ऑपरेशन सर्च अभियान खत्म नहीं होंगे जब तक कि ये लोग ये न मान ले कि कश्मीर में अब इनके सारे मंसूबों पर पानी फिर चुका है, आगे कोई आधार नहीं बन सकता जिससे मोदी को परेशान करे या फिर भारत की व्यवस्थाओं में खलल डाले। तो उस समय तक कश्मीर में यह ऑपरेशन जारी रहेगा और विपक्ष में बैठी पार्टियां इसी तरह से चिढ़ती हुई रहेगी। जी, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर अटैक किया। सालाना लीगल कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है और उनके पास इसका एटम बम जैसा सबूत है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश लोकसभा और महाराष्ट्र में वोटों की गड़बड़ी हुई और 1 करोड़ मतदाता जोड़े गए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चोरी में शामिल है। वहीं बिहार वोटर लिस्ट के नए ड्राफ्ट को लेकर तेजस्वी ने भी चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के एक एप्लीकेशन पर अपना इपिक नंबर डाला, जिसमें उनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा नजर आया, जिस पर उन्होंने कहा कि जब मेरा नाम कट सकता है तो बिहार में लाखों गरीबों का नाम कटना तय है। SIR पर इतनी ज्यादा गड़बड़ी क्या वाकई हो रही है या सिर्फ ये शोर मचा रहे हैं? देखिए, ये राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास एटम बम है, तो एटम बम तो फूट गया। उसका नतीजा क्या निकला? ये तो दिवाली के छोटे मोटे पटाखों से भी कमजोर निकला। एटम बम फूटना यानी कि देश के अंदर हंगामा खड़ा हो जाता और देश के अंदर हंगामा खड़ा होने के बदले राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठने लगा कि भाई तुम तो वो सबूत दे रहे हो जो SIR के पक्ष में है। चुनाव आयोग ने कब कहा कि फर्जी वोटर नहीं है? चुनाव आयोग इसी को आधार बना रही है और आगे ये कह रही है कि पूरे देश में लागू होगा। तो पूरे देश में कर्नाटक भी है कि नहीं है? कर्नाटक से अगर सबूत लेकर आए हो तो पूरे देश में कर्नाटक भी है, वहां भी SIR की प्रक्रिया शुरू होगी जब चुनाव आने वाला होगा। अभी पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया इनिशिएटिव हो चुकी है, वहां पर
कुछ जिलों की लिस्ट 11 जिलों की लिस्ट जारी की गई है। वहां पर यह प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए धीरे धीरे सारे जिलों के में ये जो पुराने वोटर रोल है वो सारे के सारे अपलोड किए जाएंगे। तो राहुल गांधी का ये सबूत चुनाव आयोग के लिए आगे सुप्रीम कोर्ट में देने का, तर्क देने का एक आधार बनने वाला है कि देखो भाई, ये राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि एक लोकसभा क्षेत्र में 1.5 लाख के करीब फर्जी वोटर थे। तो हम तो यही बात कह रहे हैं, बिहार के एक एक लोकसभा सीटों पर 1.5 लाख, 1,80,000, 1,28,000, 1,30,000, ये सुपौल में, जमुई में, किशनगंज में, कटिहार, हर जगह का ये रिकॉर्ड आ रहा है। तो उन्होंने जब बताया कि 1.5 लाख फर्जी वोटर है, तो वही फर्जी वोटर बिहार से भी निकल रहे हैं, वही कर्नाटक से भी निकलेंगे। हम इसको कहां डिनाई कर रहे हैं। अगर फर्जी वोटर लाए गए तो ये कहोगे कि फर्जी वोटर कब से बने हैं, उन लोगों का वोटर आईडी कार्ड देख देख के बता रहे हो, तो ये भी तो बताओ कि 2014 के पहले के हैं, बात के हैं, 2019 के पहले के हैं, बात के हैं, और उस क्षेत्र में कभी कांग्रेस जीती है कि नहीं जीती है अभी पिछले 10-15 सालों से। तो ये राहुल गांधी ने जो बातें कही है उस जाल में कांग्रेस खुद फंस गई, इसलिए कहीं वो तर्क नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात है, ये भड़के हुए हैं और कह रहे हैं मेरे जैसे लोगों का कर्जा सस्ता क्या है, तो फिर गरीबों का क्या होगा, तुम कौन से लोग हो भाई। ये भारत की संविधान ने वोट देने का अधिकार क्या गरीबी अमीरी के आधार पर दिया? भारत के संविधान ने कहा है करोड़पति होगा तो उसके लिए एक आदमी के बदले 1000 वोट होगा, तो फिर अंबानी को 1 करोड़ वोट दे दो, और एक व्यक्ति जो घर में बैठा हुआ है, गरीब मजदूर है, उसको 1 ही वोट दो। ये संपत्ति के आधार पर, उसके स्टेटस के आधार पर कि आप डिप्टी सीएम रहे हो, आप लालू परिवार से हो, तो आपके 10 वोट मिल जाएंगे या आपके फर्जी वोट को अप्रूव कर दिया जाएगा। आपके वोटर आईडी कार्ड है, इसके लिए चुनाव आयोग ने भी बोला, और बात चल रही है 2-2 वोटर आईडी कार्ड इसने बनवा रखा था, इसलिए खत्म हो गया। तो ये तो ऐसे भी तेजस्वी यादव का वोटर आईडी कार्ड छीन लेना चाहिए। ये तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के दोनों के जो इलेक्शन एफिडेविट है, उसमें जो उम्र का फासला रखा गया है, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चल जाए कि तेजस्वी यादव उस समय 25 साल का नहीं था जिस समय पहला चुनाव लड़ा था। इसलिए डर इन लोगों को अपने फर्जीवाड़ा पकड़े जाने का है, चीख ले चिल्ला ले, कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं। अब जी बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में अब बात मुश्किल में फंसे रॉबर्ट वाड्रा की। लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। आज राज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले वाड्रा को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान से पहले बहस के लिए यह नोटिस जारी किया। इस मामले में 28 अगस्त को कोर्ट में दलीलें रखी जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा समेत कुल 11 लोगों को कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। ईडी ने दावा किया है कि इस मामले में उसके पास वाड्रा के खिलाफ अहम सबूत हैं और यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक मजबूत उदाहरण है। यह मामला 2008 में हुए 3 एकड़ से ज्यादा जमीन की खरीद से जुड़ा है। वाड्रा की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा को यह मान लेना चाहिए कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसने गलत किया है, ये अपनी सजा को स्वीकार कर ले। नहीं भी करेगा तो सजा तो मिलेगी ही, और स्वीकार कर लेगा तो ये लगेगा कि यार बता दे कि भाई देखिए हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब से प्रियंका वाड्रा से हमारी शादी हुई और उसके बाद लगने लगा कि भाई गांधी नेहरू परिवार के ये दामाद हैं, और वो दामाद के पास इतनी प्रॉपर्टी है नहीं, छोटे मोटे बिजनेस करता है, पीतल का कारोबारी है, तो इससे उस ट्रैप में फंस गए। हमने इलीगल काम शुरू कर दिया, और इलीगल काम शुरू किया जहां कांग्रेस की सरकार थी। सबूत तो इसके खिलाफ एक एक ऐसे हैं जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं, जज कोर्ट नहीं, बल्कि एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के सामने वो खोल कर रख दिया जाए तो बता देगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिकल एग्जाम्पल है। आपकी कंपनी के अकाउंट में 1 लाख रुपया और आप डील करते हो 7 करोड़ रुपए की, और उसमें भी जिस कंपनी के साथ डील करते हो ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी, जिसका जमीन खरीदते हो, उस जमीन के बदले जो पैसे चेक में देते हो, जिसका जिक्र किया गया म्यूटेशन में और रजिस्ट्रेशन में, वो पैसे कभी बैंक में जमा ही नहीं होता चेक, और उसके बदले ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी जो पैसा लेना चाहिए जिसे, जो बेच रहा है, वही 45 लाख रुपया स्टाम्प ड्यूटी, रेवेन्यू ड्यूटी देता है। और उसके बाद कुछ समय के बाद जब आप फिर से उस प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना देते हो सरकार के इन्फ्लुएंस से, तो उसके बाद डील करते हो 58 करोड़। 4-5 महीने के अंदर 1 लाख रुपया अकाउंट में जमा है, 1 रुपये की पूंजी नहीं लगाई,
और 58 करोड़ रुपए कमा लिए। अब इससे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का क्या उदाहरण हो सकता है? एक एक सबूत दिए हैं ईडी ने, और इसी के आधार पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आओ अब बताओ, तुम बताओ कि हम क्यों न माने कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तुम बताओ कि यह क्यों नहीं इलीगल लेन देन है। तो इसलिए रॉबर्ट वाड्रा फंसा हुआ है, और इसमें फंसी हुई है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जैसे लोग। इसमें फंसा हुआ है भूपेंद्र हुड्डा, जिसका नाम अभी भूपेंद्र हुड्डा के जिक्र किया गया है, लेकिन सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा का जिक्र इसमें नहीं किया गया। लेकिन ये सब लोगों ने मिलकर पैसे खाए हैं। और भूपेंद्र हुड्डा के अलावा ये जो 8 कंपनियां हैं, 3 इंडिविजुअल, ये रॉबर्ट वाड्रा के साथ 2 इसके सहयोगी, और 8 कंपनियां जो ये पूरे मनी लॉन्ड्रिंग में शेल कंपनियों की तरह अपने आप को उपयोग होने दिया है, इन सब के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, नोटिस जारी है। 43 प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है, अभी और कुछ प्रॉपर्टी जब्त होगी। तो रॉबर्ट वाड्रा का खेल तो खत्म हो गया। अब आगे प्रियंका वाड्रा आएंगी, आगे सोनिया और राहुल आएंगे नेशनल हेराल्ड में। तो ये पूरा का पूरा गांधी खानदान, नेहरू परिवार, ये जो पूरा इतने दिनों से, इतने सालों से करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बना के रखे हुए है, और जिस विदेशी एजेंसी, मैगजीन की बात करते हैं, जिसने पहले छापा था कि सोनिया गांधी दुनिया की 3री सबसे अमीर महिला है, वो अमीरियत, वो सारे हेकड़ी, ये जो घमंड बनाए हुए था, अब धीरे धीरे टूटने वाला है। इन सब के लिए पारिवारिक बैरक बनेगा तिहाड़ के अंदर, जिसमें नेहरू खानदान के सारे लोग एक ही बैरक में रहेंगे। वहीं जाकर पॉलिटिक्स करो, राजनीति करो, बातचीत करो, और वहीं जेल में कुछ समय बिता कर आओ, तब पता चलेगा कि देश को खाने का, नोचने का नतीजा, परिणाम क्या होता है। जी, और खबरों के आखिर में बात रेवंत रेड्डी की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मीडिया को शुचिता का पाठ पढ़ाते हुए ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। रेड्डी ने वरिष्ठ पत्रकारों का उदाहरण देते हुए युवा पत्रकारों के लिए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, इनको पत्रकारिता की ABCD भी नहीं पता, ये सीनियर पत्रकारों को सम्मान तक नहीं दे पाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और हमारे सामने पैर पर पैर रखकर बैठते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे फर्जी पत्रकारों को थप्पड़ मार दूं, जो सच्ची पत्रकारिता का महत्व समझे बिना अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। रेवंत रेड्डी का जो बयान आया है वो इस वक्त विवादों में है और उनकी जमकर आलोचना हो रही है। देखिए, ये पत्रकारों के लिए सिर्फ बात नहीं किया है, पत्रकारों की बात तो कांग्रेस की परंपरा बन गई है। जब राहुल गांधी, इनके आका, सीधे पत्रकारों को ह्यूमिलिएट करते हैं, तो फिर दूसरे नेताओं की बात छोड़ दीजिए। रेवंत रेड्डी ने ये थप्पड़ की बात पत्रकारों के लिए सिर्फ नहीं की, बीजेपी RSS के लिए भी की, और बोला कि बीजेपी RSS को समझाने के लिए 4 थप्पड़ भी जड़ने पड़े तो हम तैयार हैं, हम जड़ेंगे। क्यों? ये बता रहा था, देखो सोनिया गांधी कितना बड़ा सेक्रीफाइस की है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को त्याग दिया, सोनिया गांधी राष्ट्रपति बन सकती थी, प्रणब मुखर्जी को बना दिया, प्रधानमंत्री बन सकती थी, मनमोहन सिंह को बना दिया। सोनिया गांधी त्याग की मूर्ति है। ये सोनिया गांधी, जिसके लिए एक भी ऐसा नहीं है कि विवाद इसके पॉलिटिक्स में आने के बाद रुका है। ये सोनिया गांधी, जिनके राजनीति में दोबारा आने के बाद एक एक करके कांग्रेस के वो लोग जो एन केन प्रकारेण कैसे खत्म हो गए और उसकी जांच तक न हुई। माधवराव सिंधिया ये जा रहे हैं अपने फ्लाइट से और अचानक आग लग जाती है, विस्फोट हो गया, मर गए। ये सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट जा रहे हैं अपनी गाड़ी से राजस्थान में, गहलोत की सरकार, बीच में गाड़ी में विस्फोट हो गया, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। ये इनके सारे विरोधी थे जो कांग्रेस के अंदर चैलेंज कर रहे थे सोनिया गांधी को, एक दो नहीं। ये रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में इसकी बहन, इसका भाई कैसे मरा है, आज तक किसी ने इन्वेस्टिगेशन किया कि रॉबर्ट वाड्रा की बहन वही अशोक गहलोत की सरकार वाले राजस्थान में जा रही है और वहां पर उसकी मौत हो जाती है कार एक्सीडेंट में, और उसका इन्वेस्टिगेशन तक नहीं होता। रॉबर्ट वाड्रा का भाई यही दिल्ली के अंदर एक फ्लैट के अंदर सुसाइड करके मर जाता है और उसका इन्वेस्टिगेशन तक नहीं होता है। ये सोनिया गांधी की त्याग है। ये सोनिया गांधी ने ही त्याग किया मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना के। ये कोई नहीं कहेगा सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी, मनमोहन सिंह को बनाना पड़ा। तो राष्ट्रपति बनाए क्यों? प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो कह रहे थे, दावेदारी तो पीएम की थी। इसलिए ये कांग्रेस के ऐसे गुलाम मानसिकता के नेता
जो अभी भी सोनिया गांधी की चापलूसी और चरण पादुका लेके चलता है और राहुल गांधी के पीछे पीछे चलता है, ये नेहरू गांधी खानदान के रहमो करम पर जिंदा है, इसलिए उसी की बड़ाई करेगा। करे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को समझाने के लिए थप्पड़ मारेगा तो उससे ज्यादा थप्पड़ तो तुम खा जाओगे। रेवंत रेड्डी जिसके ऊपर अब खुद ही कैश फॉर वोट का मामला चल रहा है, पैसा देते हुए पकड़ा गया था, ये तो चोर डकैतों की पार्टी, चोर डकैत नेता, मर्यादा खत्म है, तो ये कुछ भी बोल लेगा क्योंकि इसे लगता है कि बोलने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अब धीरे धीरे इन लोगों को पता चलने लगा है कि कार्रवाई कैसे होती है। आगे इसका नतीजा पता चलेगा कि ये रेवंत रेड्डी ने जो बोला है उसका परिणाम क्या हो सकता है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।